अब इसमें आती है राज व्यवस्था, पॉलिटी जिसे हम कहते हैं, या संविधान भी कहते हैं कि अरे इसमें संविधान की पढ़ाई करनी है, संविधान भी पढ़ना है, बहुत सारी चीजें इसमें रहेंगी। तो हम पहला टॉपिक अगर देखें सिलेबस में लिखा है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, कैसे बनेगी, उस पर भी बात करते हैं। पहले हम इसकी बेसिक जो मूलभूत जानकारी है वो देख लें कि संविधान आखिर होता क्या है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। आजकल आप देखते हैं नेता हो, अभिनेता हो, चाहे वो सड़क पर प्रदर्शन करने वाला हो, इवन क्रिमिनल हो, गुंडे हो, सब कहते हैं कि हमें तो संविधान ने हक दिया है। किसान जो हंगामा कर रहे हैं, आज उन्होंने दिल्ली कूच का भी प्लान बनाया हुआ है, वो भी कहते हैं कि संविधान हमें हक देता है। सीए या नागरिकता कानून आता है तब भी लोग बोलते हैं संविधान हमें हक देता है। उनसे पूछो भाई संविधान का आपने कौन सा आर्टिकल पढ़ लिया है, संविधान कब बना था, कितने इसमें अनुच्छेद हैं, कितने इसमें भाग हैं, कहाँ क्या व्यवस्था है, तो वो किसी को नहीं पता है। वो पता सिर्फ किसको है, जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है, अपने भविष्य में सिविल सर्विस अधिकारी बनना चाहता है, एक शासकीय नौकरी प्राप्त करना चाहता है, उसको पढ़ना पड़ता है। तो संविधान ऐसे समझ लो कि सबसे बड़ा कानून, सुप्रीम लॉ ऑफ नेशन। कानून, लॉ जो है, लॉ का मतलब क्या होता है कि लॉ का मतलब ये होता है कि उसका हमें पालन करना पड़ेगा, यानी उसके अनुसार हमें अपने कार्यों को करना पड़ेगा। न करें तो उसके पालन न करने के कारण हमें दंड मिलेगा, सजा मिलेगी, वो होता है कानून। अब कानून भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं जैसे जिन्हें हम फौजदारी कानून बोलते हैं, क्रिमिनल, कुछ होते हैं जिन्हें हम सिविल बोलते हैं, कुछ सामान्य कानून होते हैं, सोशल विधान होते हैं। जैसे मान लो आपसे घर में कहा कि तुमको ये काम करना है, दूध लेने जाना है या सब्जी लेने जाना है, नहीं गए। अब घर में मुखिया ने बोला तो क्या होगा, डांट फटकार होगी, अब जेल तो नहीं भेज दिया जाएगा इस कार्य के लिए। तो ये क्या है, ये हमारे एक परिवार के बने हुए कानून। अब परिवार के कानून से निकल करके आते हैं बाहर, जिन जैसे जो कानून बोलते हैं, कानून इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि हमारी सामाजिक व्यवस्था ठीक से चले, या हमारी जो राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय व्यवस्था है वो ठीक से चले। अगर कानून नहीं होता तो जिसको जो समझ में आता वो करता। तो कानून बनाया गया, यानी उसका पालन करेंगे, पालन नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। इस कारण से लोग उसका पालन करते हैं। तो अब ऐसा कानून एक होता है, फिर इसके ऊपर एक बड़ा कानून होगा। तो सबसे बड़ा कानून किसी देश का जो है उसी को हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ नेशन। सबसे बड़ा कानून है वो है राष्ट्र का। अब इस आधार पर क्या होगा उस देश में, तो उस देश की समस्त प्रशासनिक या शासकीय व्यवस्था या जो कार्य हैं वो संचालित किए जाएंगे। परिवार, गांव, बस्ती, यहाँ आपसी समझ के हिसाब से लोग व्यवस्थाएं बना लेते हैं। अब जैसे कोई गांव है, कोई बस्ती है, 10-20 घर बने हुए हैं। अब 10-20 घर बने हुए हैं तो वो पानी का प्रयोग करते होंगे। अब पानी प्रयोग करते हैं, पानी बहता होगा, तो पानी, उसके लिए कोई वहाँ नाले और ऐसी सीवर लाइन की व्यवस्था तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो सब लोग मिलकर कोई व्यवस्था करते होंगे। कहीं कोई बड़ा सा गड्ढा होगा जिसमें सब लोग अपना पानी निकालने का रास्ता बना देते होंगे। तो ऐसे व्यवस्थाएं चलती हैं। लेकिन जब बड़ा देश चलाना हो, खासकर हमारे जैसा देश हो, इतने इसमें अब हम 140 करोड़ हो गए हैं, तो उस देश को संचालित करने के लिए जो कानून होगा उसी को संविधान कहते हैं। तो इसी के आधार पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, चाहे वो विधायी हो, चाहे वो न्यायिक हो, चाहे वो सामान्य हो, वो सब की जाती है। तो विच ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नमेंटल फंक्शंस आर एग्जीक्यूटिव, यानी सरकार के प्रशासनिक कार्यों को संचालित किया जाता है। तो मोटे तौर पर हमें एक लाइन में ये समझ में आना चाहिए कि संविधान किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून है। सबसे बड़ा है तो सबको मानना पड़ेगा भाई, इससे ऊपर तो कुछ नहीं होगा। अब देश शब्द जो आता है, जैसे हम राष्ट्र भी बोलते हैं, पॉलिटी में यानी संविधान में उसको हम राज्य भी कह देते हैं, स्टेट भी कह देते हैं। वैसे स्टेट का मतलब आज के समय बोलें तो जैसे मध्य प्रदेश एक राज्य है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, राजस्थान एक राज्य है। लेकिन संविधान की भाषा में जब हम स्टेट की बात करते हैं, यानी राज्य से मतलब यहाँ पर क्या होता है, पॉलिटी में राज्य
किसे कहा गया, यानी राष्ट्र किसे कहा गया है, देश किसे कहा गया है, देश किसे कहते हैं ये भी तो बताओ। देश किसे कहेंगे? मध्य प्रदेश को देश क्यों नहीं कहते हो? भारत को देश क्यों कहते हो? बहुत सारे राज्यों का समूह है। ऐसे ही मध्य प्रदेश, जो जिन्हें आप जिले कहते हो उन्हें राज्य बना दो। भिंड एक राज्य है, इंदौर एक राज्य है, तो कुछ तो इसमें पहचान होती होगी जिससे इसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये देश है। तो राष्ट्र यानी देश होने के लिए 4 अनिवार्य मूलभूत तत्व होते हैं। पहले संविधान बताया शॉर्ट में कि सबसे बड़ा कानून है राष्ट्र का। तो राष्ट्र क्या होता है? अगर राष्ट्र में 4 बातें होंगी तो वो राष्ट्र होगा। कौन कौन सी 4 बातें होंगी? पहला है कि कोई भी राष्ट्र हवा में नहीं होगा। जियोग्राफिकल एरिया यानी कि भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, कुछ जमीन होना चाहिए ना। जमीन नहीं है तो वो राष्ट्र नहीं कहलाएगा। पहला और अनिवार्य तत्व ये हो गया, ये होना चाहिए। ठीक है, चलो भारत के पास भी भौगोलिक क्षेत्र है, या हम मध्य प्रदेश को राष्ट्र क्यों नहीं मानते? मध्य प्रदेश के पास तो भौगोलिक क्षेत्र है दूसरा सबसे बड़ा। चलो ठीक है, एक कंडीशन तो पूरी कर दी। ठीक, तो दूसरी कंडीशन ये आती है कि अब वहां पर नागरिक भी होना चाहिए, लोग भी होना चाहिए। बंजर खाली जमीन है जहां कोई रहता ही नहीं है तो काम नहीं चलेगा, वहां पर नागरिकों का निवास होना चाहिए। है मध्य प्रदेश, वहां पर भी तो नागरिक रहते हैं। तो तीसरी कंडीशन आती है राष्ट्र होने के लिए कि वहां पर सरकार होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, सुनते जाओ, ये तो सब पीडीएफ में मिल ही जाएगा। छोटे छोटे पॉइंट बनाना है तो बनाओ। सरकार होना चाहिए यानी जियोग्राफिकल एरिया हो गया, सिटीजन हो गए, नागरिक हो गए या जनसंख्या हो गई। और तीसरा आता है क्या कि सरकार होना चाहिए। ठीक, मध्य प्रदेश में या आपके गांव में ये तीनों बातें फुलफिल हो रही है। भाई गांव का भी तो एक भौगोलिक क्षेत्र है, और जो भौगोलिक क्षेत्र है वहां पर लोग रहते हैं। सरकार के नाम पे पंचायती राज है, पंचायत भी तो सरकार है। तो फिर तीनों बातें पूरी हुई कि नहीं हुई? लेकिन चौथी बात जो है वो यहां लिखा है सोवरेनिटी। इसका मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये क्या शब्द है? इसका मतलब ये होता है कि सरकार, सोवरेनिटी का मतलब होता है कि अपने किसी भी प्रकार के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, चाहे इंटरनल हो चाहे बाह्य। मध्य प्रदेश ऐसा निर्णय नहीं ले सकता कि हम किस देश से व्यापार करेंगे या किस देश के साथ संधि समझौता रखेंगे। ये तो भारत सरकार ले सकती है। यानी भारत सरकार जो है वो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। तो तब जाकर के वह क्या कहलाता है? राष्ट्र कहलाता है, या संविधान की भाषा में राज्य कहलाता है, स्टेट कहलाता है। 4 बातें याद हो जाएंगी। स्टेट मतलब भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार, और सरकार का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना। क्या होना? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना, सोवरेन होना। तो ये 4 पॉइंट पूरा करता है तो उसे हम राष्ट्र कह देते। अब इसमें जो शब्द आया वो आया सरकार, गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट को समझते हैं। सरकार यानी कि सरकार के 3 अंग होते हैं। गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला आता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को हम कहते हैं विधायिका। विधायिका यानी कि वह संस्था जो विधान बनाती हो, कानून बनाने का अधिकार जिसे प्राप्त हो, विधान निर्माण कर सकती है। तो आप बताओ विधान कौन बना सकता है, कानून कौन बना सकता है? क्या कलेक्टर कानून बना सकता है? कौन बनाएगा? संसद बनाएगी या विधानमंडल बनाएगा, है ना? तो संसद है, विधानमंडल है, ये क्या कहलाते हैं? इन्हें हम विधायिका कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। ठीक है, तो सरकार के 3 अंग में पहला अंग क्या हो गया? लेजिस्लेचर, जो कानून बनाता है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी। तो इसमें हम संसद को रख सकते हैं और इसी में हम राज्य के विधानमंडल को भी रख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे संसद के भी भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। विधानमंडल में भी आएगा
विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, वो धीरे धीरे पढ़ते जाए। एक अंग सरकार का ये हो गया। दूसरा अंग कौन सा होता है? उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी कि ये कहलाती है कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य क्या है कि बने हुए कानून को क्रियान्वित करना, क्रियान्वित करने का यानी उसको लागू करना, एग्जीक्यूट करना। ठीक है, कानून जो बना है उसको क्रियान्वित करने का काम होता है कार्यपालिका का। तो सरकार जो है उसका दूसरा अंग हो गया। तो संसद ने कानून बनाया या विधानमंडल ने कानून बनाया, इसे लागू कौन करेगा? तो लागू करने के लिए मंत्री होते हैं और इनके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। एक तरफ राजनीतिक कार्यपालिका होती है जिसमें चुने हुए लोग मंत्री, और दूसरी तरफ ये जो अपॉइंटेड होते हैं, तो ये लोग कानून को लागू करते हैं। अगर मान के चलो किसी को स्कॉलरशिप मिलनी है तो स्कॉलरशिप संबंधी विधान बना होगा। अब मिली कैसे दी जाएगी ये उसका पालन करवाएंगे। जैसे लाडली बहना योजना चलाई मध्य प्रदेश में, और उसका क्रियान्वयन करना इनका काम है। हर महीने खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो दूसरा अंग सरकार का क्या हो गया? कार्यपालिका। तीसरा अंग जो है वो कहलाता है जुडिशियरी, या इसे न्यायपालिका बोलते हैं। न्यायपालिका का कार्य है कि कानून बनाते समय गलती हो सकती है या कानून का क्रियान्वयन करते समय गलती हो सकती है, तो उस त्रुटि को, उस गलती को दूर करना। मान के चलो जैसे अभी सरकार ने कानून बना दिया कि हम सभी लोगों को जिन्होंने 2 साल की नौकरी की है उन्हें प्रमोशन दे देंगे। अब 2 साल वालों का तो प्रमोशन हो गया, लेकिन जो 5 साल की नौकरी कर चुके हैं, 10 साल की, उनको प्रमोट नहीं किया। तो ये लोग क्या करेंगे? कोर्ट में जाएंगे, भाई ये कैसा कानून है कि जिसकी 2 साल की हुई है उसे तो आप प्रमोशन दे रहे हो, और हम 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, हमें नहीं पूछ रहे हो, ये तो अन्याय है ना। तो ये उस कानून की सुनवाई करके कैंसिल करेगा, कमी दूर करेगा, है ना। तो बनाते समय या क्रियान्वित करते समय कोई त्रुटि होती है तो उसे दूर करना। या कोई विवाद होता है, विवाद तरह तरह के होते हैं, राज्यों के बीच में विवाद होते हैं, भारत सरकार और राज्य के बीच के भी विवाद होते हैं। तो उन सारे डिस्प्यूट्स को दूर करने के लिए बैठी है न्यायपालिका। तो हमारे संविधान ने इन तीनों को अलग करते हुए सबके काम दे रखे हैं। तो संविधान क्या था? सुप्रीम लॉ, सुप्रीम लॉ ऑफ नेशन, सबसे बड़ा कानून। कानून सबसे बड़ा कहाँ था? देश के लिए। देश क्या होता है? जहाँ पर 4 बातें हो, भौगोलिक क्षेत्र हो, नागरिक हो, सरकार हो, और सरकार कैसी हो? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सरकार के फिर आए 3 अंग, एक है विधायिका, विधान बनाना जानती हो, दूसरा है कार्यपालिका, क्रियान्वयन करती है, और तीसरा है न्यायपालिका, जो विवादों का निपटारा करती है या अगर कोई त्रुटि होती है तो उस त्रुटि को दूर करती है। ठीक है, इतना क्लियर है? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं, हम देखते हैं ना कि अरे लोकतांत्रिक सरकार है या लोकतंत्रात्मक देश है, डेमोक्रेसी है, बोलते हैं ना। तो ये जो डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी क्या है भाई? डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? लोकतंत्र किसे कहते हैं? यानी सरकार कैसी होना चाहिए आज के समय? लोकतंत्रात्मक। तो डेमोक्रेसी बताओ, लोकतंत्र क्या होता है? क्या होती है? आजादी। कैसी? निर्णय लेने की। ले लो निर्णय आप अपना, अपनी पसंद से शादी कर सकते हो, और कानून के, हाँ तुम 18 साल से ऊपर के हो, अपनी पसंद से काम कर सकते हो ना। हाँ, करके देखो, करो। लोकतंत्र क्या है? डेमोक्रेसी, जनता का शासन, जनता का शासन। अब्राहम लिंकन का इस संबंध में ये कोटेशन बहुत पॉपुलर है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वो कहते हैं जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी कि वो कहते हैं जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। लेकिन डेमोक्रेसी, अब इसको जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, यानी कि जैसे आप, हम सब 1947 में आज़ाद हो गए, कहते हैं ना देश स्वतंत्र हो गया सन 1947 में।
अब देश स्वतंत्र हो गया, इसके पहले स्वतंत्र क्यों नहीं था? क्योंकि अंग्रेज हम पर शासन करते थे। अंग्रेज जो चाहते थे वो हमें करना पड़ता था, ना हमारे पास कोई अधिकार थे, ना हम अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकते थे। तो देश जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद क्या व्यवस्था लागू हो, तो ये कहा गया कि अब कोई राजा नहीं होगा। पहले राजा और प्रजा का संबंध होता था, अब बोला लोकतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाएंगे, यानी कि जनता क्या करेगी? जनता स्वयं शासन करेगी। अब जनता स्वयं शासन करेगी तो ये दो रास्ते हैं इसके, या तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को राजा भी कहना शुरू कर दे। अब इतने सारे लोग हैं, वो सब शासन कैसे कर सकते हैं? तब अपने बीच में से वो चुन करके भेजें, यानी कि जनता क्या करती है कि हम अपने बीच में से अपने कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ठीक है, वो प्रतिनिधि हमारा, हम जो चाहते हैं उस हिसाब से काम करते हैं। कहते तो यही है, हम विधायकों को चुनते हैं, हम सांसदों को चुनते हैं, अब तो पार्षदों को चुनते हैं, पंच सरपंच को भी चुनते हैं, यानी जनता के द्वारा ही तो चुने गए लोग हैं। क्यों चुनते हैं? क्योंकि हम सब लोग एक साथ एक समय में शासन नहीं कर सकते, 140 करोड़ लोग एक साथ थोड़ी निर्णय ले सकते हैं। तो अब हम चुनाव के द्वारा अपने बीच में से कुछ लोगों को चुनकर भेजते हैं। वो लोग किसने चुने? जनता ने चुने। तो एक तरीके से वो किसके हित में काम करेंगे? जनता के हित में काम करेंगे। कोई पॉलिसी बनाएंगे तो किस हित में बनाएंगे? जनता के हित में बनाएंगे। किताब तो यही कहती है, बनाते तो है नहीं, बनाते तो देश की दुर्दशा थोड़ी होती। तो डेमोक्रेसी का मतलब सिंपल सा यही होता है कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिसका संचालन जनता करती हो। अब जनता तो नहीं करती है, लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं। ठीक है, तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो व्यवस्था चलाई जाती है उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो हमारे देश में भी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। अंग्रेज जब आए थे तब डेमोक्रेसी नहीं थी। अंग्रेजों ने मुगलों को भी पराजित किया, जो क्षेत्र बचा, मराठों को भी हराया, निजामों को भी हराया, नवाबों को भी हराया, यानी अलग अलग राजा रजवाड़े थे, उन सब से इन्होंने इकट्ठा किया था ना। ठीक है, तो अब हमारी जो व्यवस्था है वो कैसी है? लोकतंत्रात्मक। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी भी दो प्रकार की होती है। लोकतंत्र तो समझाया कि जनता का शासन, जनता द्वारा जनता के लिए, लेकिन डेमोक्रेसी भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार आते हैं इसके सामने? एक आता है जिसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र। डायरेक्ट को हम प्रत्यक्ष कहते हैं और डेमोक्रेसी को लोकतंत्र कहते हैं। और दूसरी हो जाएगी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दोनों में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे बोलेंगे? या पहले जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे भारत हो गया, यहां पर भी लोकतंत्र है। अमेरिका हो गया, यहां पर लोकतंत्र है। ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, यहां पर भी लोकतंत्र है। इनमें से कहां प्रत्यक्ष है और कहां पर अप्रत्यक्ष है? भारत में प्रत्यक्ष वाला है और अमेरिका, इसमें ब्रिटेन में आपको अप्रत्यक्ष वाला है। तो कैसे ये आपने अंतर किया? हाँ, कौन? वो तो वहां के राजा रानी है, लेकिन वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर होता है, वहां पर भी सांसद होते हैं, वो सब तो चुन के आते हैं। उन सबका चुनाव होता है, सिर्फ राजा रानी नहीं है। ऐसे तो भारत में भी अगर देखें तो पहले नेहरू प्रधानमंत्री थे, नेहरू के बाद उनकी पुत्री प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा के बाद उनके सुपुत्र प्रधानमंत्री बने, उनके बाद फिर 10 साल तक मनमोहन सिंह रहे थे,
अभी फिर उनके पुत्र ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे ही अगर हम सीएम की बात करें, पहले ललवा मुख्यमंत्री था, फिर उसके बाद राबड़ी मुख्यमंत्री हुई, पत्नी को मुख्यमंत्री बना के जेल चले गए थे, अब वो अपने पुत्रों को बनाना चाहते हैं। यूपी में भी यही था, मुलायम सिंह यादव थे, फिर अखिलेश यादव बने। ये तो वही चल रहा है ना, वंश परिवार। लोकतंत्र जो है अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है, भारत में भी है। भारत में लोकतंत्र जो है वो अप्रत्यक्ष है, ब्रिटेन में भी अप्रत्यक्ष है, अमेरिका में भी अप्रत्यक्ष है। तो फिर प्रत्यक्ष कहाँ है? अंतर हम तब कर पाएंगे जब हमें प्रत्यक्ष की परिभाषा समझ में आए कि प्रत्यक्ष होने के लिए लोकतंत्र तो जनता का शासन हो गया, लेकिन अगर उस देश में 4 प्रमुख पॉइंट मिलते हैं तो बोला जाएगा कि ये प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है। वो कौन से 4 प्रमुख होते हैं? पहला पॉइंट आता है, रेफरेंडम की व्यवस्था होना चाहिए। रेफरेंडम को हम बोलते हैं एक प्रकार से जनमत संग्रह, यानी कि यहां पर कानून बनाया जाएगा, लेकिन कानून बनाने के लिए जनता की राय ली जाएगी, सबसे पूछा जाएगा। मान के चलो धारा 370 हटाना है, तो धारा 370 हटाने से पहले सरकार सभी से राय लेती। वो राय माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन पूछती, तब उसे कहते रेफरेंडम। ठीक। या कृषि कानून बनाए सरकार ने, बनाए और फिर हटाए सरकार ने, ना बनाते समय राय ली ना हटाते समय राय ली। ठीक है। अभी भी कोई भी सरकार कानून बनाती है संसद या विधानमंडल में, हमसे तो नहीं पूछती, आपसे तो नहीं पूछती कि हम ये बनाएं या ना बनाएं। तो ये व्यवस्था जब हमारे देश में नहीं है, इसका मतलब है कि हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो नहीं आते हैं। पहला पॉइंट ही गायब है। दूसरा आता है जिसे कहते हैं प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट भी एक तरीके से जनमत संग्रह ही है, वैसा ही है। बस अंतर इतना है कि यहां क्या होता है कि ये किसी विशेष कानून में उपयोग में लाते हैं। जब कोई बड़ा कानून बनता हो तो जनमत संग्रह, और ये सामान्य से कानून होते हैं, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं, है ना। तो दोनों की व्यवस्था ही हमारे देश में नहीं है। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट आता है कि कानून बनाने, अगर हम देश में अपने कल्पना करें कोई कानून बनाना है, तो कानून कौन बना सकता है? उसके लिए संसद के सदस्य या विधानमंडल के सदस्य वह विधेयक प्रस्तुत करते हैं। क्या जनता के पास ऐसा अधिकार है कि जनता चाहे कि नहीं मैं कानून बनाना चाहते हूँ, लेके चली जाए विधेयक? नहीं ना। तो अगर उस देश के नागरिक को ये अधिकार मिले कि वो स्वयं विधेयक प्रस्तुत कर सके या पहल कर सके, इनिशिएट का मतलब होता है पहल करना, शुरुआत करना, ऐसा अगर कर सकें तो भी प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी होगी। हमारे देश में ऐसा नहीं है। तीसरा पॉइंट भी नहीं है। चौथा पॉइंट आता है राइट टू रिकॉल। हमें चुनने का अधिकार है। हम सांसदों को चुन सकते हैं, विधायकों को चुन सकते हैं। क्या हम उन्हें 5 साल से पहले वापस बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते ना। वो तो 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। अब होता तो यही है ना देश में कि चुने थे किस आधार पर? एक पार्टी की नीतियों को लेकर वो आए थे, हमने वोट दे दिया और उसके बाद इन्होंने क्या किया? पार्टी बदल दी, दूसरे में चले गए। यही तो हुआ, कई राज्यों में यही हुआ। तो ये राइट टू रिकॉल यानी वापस बुलाने का अधिकार अगर नहीं है तो भी वह देश डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला नहीं। तो 4 प्रमुख पॉइंट यानी जनमत संग्रह, एक सलाहकारी संग्रह जिसे प्लेबिसाइट बोलते हैं, पहल करना, और वापस बुलाने का अधिकार अगर नहीं है तो लोकतंत्र तो होगा मगर वो अप्रत्यक्ष होगा। भारत में इन 4 में से कुछ भी नहीं है। यूएसए में भी यही हाल है, वहां पर भी ऐसे ही होता है, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलता है। ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं, वो अमेरिका को डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोल देते हैं क्योंकि उनके यहाँ राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली होना डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं कहलाता है। बच्चों का तो छोड़ो, जो फैकल्टी बनते हैं उनको भी इसका अंतर नहीं पता होता। आप किसी भी से भी पूछ लेना, जो भी आपके टच में हो, कि सर ये बताओ डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में अंतर क्या है, या मुझे उदाहरण दे दो। वो बोलेंगे अमेरिका है तो कैसे है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, उनको भी नहीं पता, लेकिन ये मूल अंतर है।
क्लियर है ना? तो आगे बढ़ते हैं इसके आधार पर, यानी कि हम संविधान क्या था, देश का सबसे बड़ा कानून था। उसके बाद फिर क्या समझे थे, राज्य यानी देश क्या होता है, 4 प्रमुख बातें, भौगोलिक क्षेत्र होना, नागरिक होना, सरकार होना, सरकार का संपूर्ण प्रभुत्व होना। फिर सरकार के 3 अंग समझे थे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। फिर उसके बाद सरकार कैसी होती है, लोकतंत्रात्मक होती है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। फिर लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी नीदरलैंड हो गए देश, छोटे जो देश हैं जहाँ आबादी कम है, वहाँ तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है, लेकिन बड़ी आबादी है वहाँ सक्सेसफुल नहीं है, है ना? तो ये चीज़ है। अब ऐसे ही हमारे जो संविधान की जो व्यवस्था है, क्या कहा था कि संविधान के आधार पर समस्त प्रशासनिक कार्य हैं संपादित किए जाते हैं। तो अब हमारा जो संविधान है, इस संविधान में 2 प्रकार के सिस्टम यानी 2 प्रकार के तरीके हमें देखने को मिलते हैं। एक जिसे बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली। और दूसरा है, नीचे लिखा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल यानी राष्ट्रपति शासन प्रणाली कह लो, या इसी को दूसरा नाम देते हैं अध्यक्षात्मक। ठीक, अब इन दोनों में क्या अंतर है वो भी समझ लो कि अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय शासन प्रणाली है, तो इसका अर्थ है कि संसद को अत्यधिक शक्तियां दी गई है। संसद यहां पर अधिक सत्ता रखती है, अधिक अधिकार रखती है, वहां का राष्ट्रपति इतने अधिकार नहीं रखता। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ऐसे देश में राष्ट्रपति के पास ज़्यादा अधिकार होते हैं, वहाँ की संसद के पास अधिकार इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं, एक तरफ भारत को ले लेते हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति भी है कि नहीं, और दूसरी तरफ संसद भी है। संसद 2 भागों में बटी होती है, एक को लोकसभा कहते हैं, एक को राज्यसभा कहते हैं। ये 3 जब मिल जाते हैं तब हम उसका नाम संसद देते हैं वास्तव में, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब ये जो राष्ट्रपति हमारे देश में है, ये राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यता है कि यह वो जो भी काम करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही करे। मंत्रिपरिषद कहां से आती है, वो लोकसभा और राज्यसभा से आती है। तो मंत्रिपरिषद जिसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होता है, वो जो भी सलाह देगी राष्ट्रपति को वही करना पड़ेगा। तो एक प्रकार से सलाह किसकी माननी पड़ रही है, मंत्रिपरिषद की। और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अधिकार किसको ज्यादा मिले हैं, संसद को। अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका में क्या होता है कि वहां पर भी संसद है। वहां की संसद को क्या नाम देते हैं, कांग्रेस कहते हैं। वहां पर भी राष्ट्रपति है, और दूसरी तरफ वहां की संसद है, उसके भी 2 हाउस हैं, एक को सीनेट बोलते हैं, दूसरे को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। उनके चुनाव अलग होते हैं, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव अलग होते हैं। राष्ट्रपति अपने लिए खुद मंत्री चुनता है। ऐसा नहीं हुआ कि संसद से मंत्री चुने जाते हैं, संसद से कोई लेना देना नहीं, वहां सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, संसद के पास गिने चुने अधिकार है। ज्यादा अधिकार किसको मिले हैं, राष्ट्रपति को। तो जिसको ज्यादा अधिकार मिले उस व्यवस्था को हम उसी नाम से जानेंगे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर प्रेसिडेंट महत्वपूर्ण है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर पार्लियामेंट महत्वपूर्ण है। तो हमने अपने देश में संसदीय शासन प्रणाली को चुना। क्यों चुना, क्योंकि हम ये सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजों से सीख रहे थे। अंग्रेज जो आए ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन में चलती है संसदीय शासन प्रणाली, बस उनके यहाँ राष्ट्रपति नहीं होता है, राष्ट्रपति के रूप में उनके यहाँ राजा या रानी होते हैं। वो परिवारवाद पर आधारित है, एक उसी परिवार के द्वारा चलते रहेंगे। हमारे देश में ऐसा नहीं किया गया, उसकी जगह पद राष्ट्रपति रख दिया, और वो भी चुनाव के द्वारा आएगा। चुनने का अधिकार हमें डायरेक्ट नहीं मिला है, सांसद और विधायक चुनते। तो अब
ये व्यवस्था जो है, जो संविधान में बनाई गई है, इसके दो रूप ये भी सामने आते हैं। कोई पूछ दे कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है, तो एक लाइन का उत्तर दे सकते हैं कि जहां संसद सर्वोच्च होती है या संसद के पास अधिक सत्ता होती है। बोला तो अध्यक्षात्मक क्या है? राष्ट्रपति के पास जहां अधिक अधिकार होते हैं उसको हम अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया। के बाद विश्व में हम सबसे पुराना उदाहरण संसदीय शासन प्रणाली का है ब्रिटेन में। जैसे ये संविधान कोई हम अपने देश में नहीं, हर देश में व्यवस्थाएं। इवन जब राजा होते थे तो वो भी, उनके यहाँ भी नीतियां होती थी, मनमर्जी से वो भी शासन नहीं करते थे। चाहे राम का राज रहा हो, चाहे रावण का राज रहा हो, मंत्री होते थे कि नहीं होते थे? मंत्री उन व्यक्तियों को बनाया जाता था जो योग्य होते थे, लेकिन मंत्रियों की सलाह मानने के लिए वो बाध्यकारी नहीं होता था राजा। अगर मानने के लिए बाध्यकारी होता तो रावण मानना पड़ता, उसके तो सभी मंत्रियों ने सलाह दी थी। लेकिन राजा अपने सलाहकारों को रखता था, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत जल्दी अच्छे निर्णय नहीं ले पाता है। वो चाहता है कि अलग अलग विशेषज्ञ उसको राय दें तो वो अच्छे से डिसीजन ले पाएगा ना। तो उस समय भी नीतियां बनती थी। जैसे कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें भी तो राजनीतिक व्यवस्थाओं की बात की गई कि राजा के लिए यह नीति है। या महाभारत अगर सीरियल देखा हो, विदुर नीति, विदुर भी तो राज करने के लिए बताते थे कि दुश्मन देश के साथ क्या करना चाहिए या इस परिस्थिति में क्या सही है क्या गलत है। और जब हम स्वतंत्र हुए तो उसके बाद संविधान में आ गया, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के रूप में आ गया कि सरकार को ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। तो संसदीय शासन प्रणाली सबसे पुरानी कहाँ मिलती है? ब्रिटेन में। ठीक, अब अंतर क्या है और ज्यादा अगर हम देखें संसदीय और कौन सी प्रणाली में? अध्यक्षात्मक। अभी सरकार के 3 अंग बताए थे। कौन कौन से 3 अंग बताए थे? एक गोला है, इसे हम कह लेते हैं कि ये है विधायिका, ठीक है। दूसरा गोला है, ये हो गई कार्यपालिका। एक तीसरा सर्कल भी बना लेते हैं, ये है न्यायपालिका। ये तीनों गोले अलग अलग बने हुए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर तीनों के कार्य, तीनों की शक्तियाँ स्पष्ट रूप से विभाजित हैं। आपका काम है कानून बनाना, आप कानून बनाएंगे, आपको इन दोनों से कोई मतलब नहीं। आपका कार्य है बने हुए कानून का क्रियान्वयन करना, आपको दोनों से कोई मतलब नहीं, आप भी स्वतंत्र हैं। ये जब तीनों अंग सेपरेट हो जाते हैं, यानी तीनों की शक्तियां जो हैं पृथक कर दी गई, सेपरेशन ऑफ पावर, तो वह व्यवस्था कहलाती है अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन। तीनों की शक्तियां अलग अलग हैं। और जब तीनों की शक्तियां अलग ना हो, जैसे कि क्या होता है कि जैसे एक ये गोला है और दूसरा गोला आपस में मिलता है कुछ हिस्सा, तीसरा अलग है। अब ये क्या है? ये है विधायिका। ये क्या थी? ये थी कार्यपालिका। अब ऐसे समझो कि हम अपने देश का उदाहरण लें। विधायिका, केंद्र सरकार की बात करें, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है ना। जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अब ये कार्यपालिका कैसे बनती है? जिसका लोकसभा में बहुमत हो, जिसको ज़्यादा सीटें प्राप्त हो, वो यहाँ मंत्री बन जाते हैं उसके। तो जो मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, अगर राज्य में मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वो विधानसभा के सदस्य हैं, वो लोक संसद के सदस्य हैं या नहीं। यानी एक व्यक्ति एक तरफ कार्यपालिका का भी भाग बन गया और वही व्यक्ति विधायिका का भी भाग बन गया। तो दोनों आपस में संक्रमण नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं, सेपरेशन तो नहीं दिखाई दे रहा ना इनके जैसा। यहाँ क्या था अमेरिका में कि विधायिका अलग है, यानी उनकी जो संसद है उसके सदस्य अलग चुने जाते हैं, उसका कोई भी व्यक्ति मंत्री नहीं बनता। कार्यपालिका ये अलग चुनी जाती है, यानी राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के अपने मंत्री, वो खुद अपनी पसंद से किसी को भी बना सकता है। और न्यायपालिका तो अलग होती ही है। न्यायपालिका तो हमारे यहाँ भी अलग है, लेकिन यहाँ कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं, सभी नहीं होते हैं। कोई विपक्ष थोड़ी कार्यपालिका बन जाएगा। तो यहां दोनों में क्या होता है, एक प्रकार से सेपरेशन दिखाई नहीं देता है ना। तो दोनों में एक अंतर ये भी है।
संसदीय शासन प्रणाली का सबसे पुराना उदाहरण ब्रिटेन है, तो दूसरी तरफ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे पुराना उदाहरण अमेरिका है। ठीक है, सबसे पुराना ये हो जाता। और भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, यानी ब्रिटेन के प्रोसेस को फॉलो किया। प्रश्न उठ सकता है आपके दिमाग में कि जब हम अंग्रेजों के अधीन थे तो फिर अंग्रेजों की व्यवस्था को क्यों अपना रहे, अमेरिका वाली व्यवस्था को क्यों नहीं दिया। तो इसका प्रश्न, ये प्रश्न वहाँ भी उठा था संविधान सभा, जिन्होंने संविधान बनाया, तो इसका उत्तर ये दिया कि चूंकि उस समय हमारी जो जनसंख्या थी, निरक्षरता बहुत ज़्यादा थी, ये व्यवस्था समझने में 200-250 साल लग गए। अगर हम नई व्यवस्था लेके आते हैं तो उसको लोगों को सीखने में लंबा समय लगेगा। इस व्यवस्था में जो कमियां हैं संसदीय प्रणाली में, उसको दूर कर लेते हैं और सुधार के व्यवस्था हम लागू कर लेते हैं, प्रणाली यही चलने देते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया, विश्व के 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया और जो भी अच्छी अच्छी बातें थी वो अपने संविधान में रखी हुई है। ठीक, तो ये समझ में आ जाता है। यहां तक कोई प्रश्न हो तो पूछिए। व्यवस्थापिका किसे कहते हैं? व्यवस्थापिका, जो व्यवस्था बनाती हो। कार्यपालिका को व्यवस्थापिका कहते हैं, उसी को व्यवस्थापिका कहते हैं। लिखा मिले कहीं तो कार्यपालिका को ही व्यवस्था। संसद के वो सदस्य जो बहुमत में, लोकसभा के वे सदस्य जो बहुमत में, यानी जो मंत्री बने, मंत्री को हम कार्यपालिका बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कार्यपालिका का भी भाग है, लेकिन चूंकि वो संसद का सदस्य भी है तो विधायिका का भी भाग है। मंत्री जो अन्य हैं वो भी कार्यपालिका का भाग है और संसद के सदस्य हैं, इसीलिए मंत्री हैं, तो विधायिका का भी भाग है। सारी कार्यपालिका, सिर्फ मंत्री ही कार्यपालिका नहीं होते, और भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो तो संसद के सदस्य नहीं है ना, इसलिए एक हिस्सा अलग करके दिखाया। तो ये भी कार्यपालिका में, कार्यपालिका लिखा देखा ना, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, ये शब्द उसी को रिप्रेजेंट करता है एक तरह। ठीक है, तो अध्यक्षात्मक और संसदीय दोनों का अंतर समझ में आ गया। ऐसे ही जो संविधान में प्रशासन करने की व्यवस्था है उसको फिर आगे इसमें 3 भागों में बांटा जाता है। एक जिसे कहते हैं यूनिटरी, हिंदी में इसे बोलते हैं एकात्मक। दूसरा आता है फेडरल, इसे हिंदी में कहते हैं संघात्मक। तीसरा आता है क्वासी फेडरल, इसे कहा जाता है अर्ध संघात्मक। एकात्मक यूनिटरी का मतलब ये हो गया कि यहां सारी शक्तियां, सारे अधिकार किसी एक संस्था में ही होते हैं। सभी प्रकार की शक्तियां एक ही व्यक्ति में या एक संस्था में होती हैं। जैसे ऐसा समझ लो कि अगर मान लो वो एकात्मक व्यवस्था वाला देश है, तो एकात्मक व्यवस्था वाले देश में ब्रिटेन का उदाहरण दिया है। जैसे ब्रिटेन का राजा या जो रानी है, इन्हीं को सारी शक्तियां देगी, या ब्रिटेन की जो संसद है उसी को सारी शक्तियां दे दी। उनके लिए यहाँ सेपरेशन नहीं है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, भारत सरकार अलग काम करती है, राज्य सरकारें अलग काम करती हैं। ऐसा तो नहीं है कि भारत सरकार के निर्देशों के आधार पर ही राज्य सरकार काम करे। अगर करती तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली में केजरीवाल जैसे लोग दंगा नहीं करते। तो ये लोग अपना अलग काम करते हैं, केंद्र सरकार अलग काम करती है, पंचायतें अपना अलग काम करती हैं। यानी यहाँ कार्यों का एक तरीके से बंटवारा है, कोई किसी। लेकिन ऐसी व्यवस्था जहाँ क्या हो कि एक व्यक्ति के फैसले दूसरे व्यक्ति को मानने पड़े। ऐसा समझना कि एसपी जो आदेश देता है वो एएसपी के द्वारा, डीएसपी के द्वारा, टीआई के द्वारा, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, ये माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अगर एसपी ने कोई आदेश दिया है तो उसके जूनियर उस आदेश का पालन करेंगे। तो यहाँ शक्तियाँ किस में केंद्रित हैं? एसपी में। एकात्मक व्यवस्था है ना, सारे अधिकार सब यहीं, इसने कोई भी आदेश दिया इनको पालन करना पड़ेगा।
वैसे ही ऐसे देश में मान के चलो केंद्र सरकार जो है, संसद है, इसी को सारी शक्तियां मिल जाएं, इसकी सहायता के लिए नीचे संस्थाएं बनी हैं, लेकिन वो इसके आदेश को मानना ही पड़े, तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? एकात्मक व्यवस्था। भारत सरकार राज्यों को आदेश प्रत्येक प्रकार का नहीं दे सकता। राज्य अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, भारत सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। अब ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था है, वहां क्या है कि जैसे वहां पर एक केंद्र सरकार जो है, अब केंद्र सरकार की सहायता के लिए वहां राज्य स्तर पर काउंटीज बोलते हैं, काउंटी बनी हुई है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है, केंद्र के आदेश के अनुसार काम करेंगी। इसलिए वह व्यवस्था क्या कहलाती है? एकात्मक, यानी समस्त शक्तियां, सभी अधिकार किसमें है? एक संस्था में। क्षेत्रीय इकाइयां अगर बनाई भी जाती हैं तो वो सिर्फ उसको सहायता देने के लिए बनाई जाती है, उनके कोई अलग अधिकार नहीं होते। ऐसी व्यवस्था में नागरिकता भी एकल होती है, यानी सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता का मतलब कि आप चाहे मध्य प्रदेश के नागरिक हो, चाहे आप बिहार के हो, चाहे झारखंड के हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर के हो, नागरिकता भारतीय। ऐसा नहीं देख सकते, ऐसा नहीं होगा कि राज्य की अलग लेना पड़े। एकल नागरिकता का एक अर्थ ये भी होता है कि ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति दूसरे देश की भी नागरिकता रख ले और अपने देश की भी रख ले। हमारे यहाँ एक नागरिकता का प्रावधान, तो वो यूनिटरी कहलाता है। ऐसे देशों में जो न्यायिक व्यवस्था होती है वो भी कैसी रहती है? एकल रहती है। जैसे मुकदमों की शुरुआत जैसे मान लो कहाँ होती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होती है ना। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कहाँ करोगे? हाई कोर्ट में जाके करोगे। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कहाँ करोगे? सुप्रीम कोर्ट में करोगे। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा वो हाई कोर्ट भी मानेगा, हाई कोर्ट का आदेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी मानेगा। तो ये सिस्टम एक तरीके से एकल है कि नहीं? सारी शक्तियां ठीक। जहां एकल नागरिकता नहीं होती है, एकल न्यायपालिका नहीं होती है, संघीय व्यवस्था है, जैसे अमेरिका का उदाहरण लो, वहां क्या होता है? वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ संघ सरकार के मुकदमे सुनता है, उसके आदेश वहां के हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा नहीं माने जाते। तो वो दोहरी न्यायपालिका है। तो ऐसा व्यवस्था, समस्त शक्तियां, ऑल पावर्स केंद्र में हो, क्षेत्रीय इकाइयां सिर्फ उसके सहयोगी के रूप में बनाई गई हो, उनको कोई अलग अधिकार ना दिए गए हो, एकल नागरिकता पाई जाती हो, एकल न्यायपालिका पाई जाती हो, उसे कहते हैं एकात्मक संविधान वाली व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम। इसका अपोजिट करें तो आएगा फेडरल। ये शब्द के अर्थ भी पूछे जाएंगे। फेडरल का मतलब है संघीय शासन प्रणाली। संघ यानी जब शक्तियों को, अलग अलग लोगों के पास शक्तियां हो, अलग अलग संस्थाओं के पास शक्तियां हो, तब क्या होगा? झगड़े होंगे, क्योंकि स्पष्ट विभाजन ही नहीं है। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहां लिखित संविधान बनाया जाता है। संविधान मतलब सर्वोच्च कानून, जिसमें सबके अधिकार बता देंगे। भाई केंद्र सरकार का ये अधिकार है कि किसी देश के व्यक्ति को नागरिकता देनी है या नहीं देनी है, इस पर कानून कौन बनाएगा? संसद ही बनाएगी, राज्य सरकारों को कोई अधिकार नहीं मिला है। तो ऐसे व्यवस्था में लिखित संविधान होता है, शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन होता है, केंद्र की शक्तियां अलग होंगी, राज्य की अलग होंगी। ऐसे व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है, केंद्र की नागरिकता भी लेनी पड़ेगी, राज्य की भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि अमेरिका। अब भारत को कहां फिट करें? हम एकात्मक में रखें कि संघात्मक में रखें? कैसे? दोनों में नहीं फिट हो रहा ना। क्यों नहीं फिट हो रहा? कि एक तरफ तो हमारे यहां नागरिकता तो एकल ही है, न्यायपालिका भी एकल है, लेकिन शक्तियों का बंटवारा हमें देखने को मिल जाता है केंद्र और राज्यों के बीच में। मगर आपातकाल लगा दो तो फिर संसद ही महत्वपूर्ण हो जाती है, राज्य की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। तो भारत की व्यवस्था कुछ अलग प्रकार की है। उस तीसरी व्यवस्था को हम कहते हैं क्वासी फेडरल या अर्ध संघात्मक, यानी कुछ विशेषताएं संघ की हैं, फेडरल की हैं, और कुछ विशेषताएं किसकी हैं? यूनिटरी की। ठीक है, तो उसको कहते हैं अर्ध संघात्मक। स्विट्जरलैंड में भी है, भारत में भी यही व्यवस्था। ठीक, तो भारत
एक तो संसदीय शासन प्रणाली वाला है, भारत ने संघीय विशेषताओं के रूप में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ले रखा है, भारत ने एकात्मक के रूप में एकल नागरिकता ले रखी है, एकल न्यायपालिका ले रखी है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें आती हैं। इस ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं कि भारत का जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। तो यहाँ पर देखना ध्यान, यहाँ ये लिखा है कि भारत का संविधान यूनिटरी इन नेचर, या नेचर का मतलब होता है प्रकृति या स्वभाव। प्रकृति कैसी है भारतीय में? यूनिटरी मतलब एकात्मक। और दूसरी तरफ क्या लिखा है यहाँ पर? फेडरल इन स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। हमारे संविधान की संरचना कैसी बनाई गई है? संघीय बनाई गई। तो संरचना से मतलब है जैसे कोई मकान की संरचना होती है तो उसमें क्या होता है? बीम होंगे, पिलर लगे होंगे, दीवारें होंगी, है ना, रास्ता बना होगा, यानी संरचना स्पष्ट है। तो हमारे संविधान में संरचना ऐसी की गई है कि उसको देख के ये प्रतीत होता है कि ये संघीय व्यवस्था है। कैसे? वहाँ केंद्र के लिए अलग कानून बना के रखे गए हैं, केंद्र सरकार क्या क्या कर सकती है इसके अधिकार स्पष्ट उल्लेख किए गए हैं, राज्य सरकारों के अधिकार अलग दिए गए हैं, पंचायतों के अलग दिए हैं, नगर पालिकाओं के अलग अधिकार दिए। तो सबकी सारी व्यवस्थाएं उन्होंने अलग कर दी है। वहाँ प्रधानमंत्री होगा तो राज्य में मुख्यमंत्री होगा, पंचायत में सरपंच होगा, सब व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। राष्ट्रपति होगा तो यहाँ राज्यपाल होगा। तो जब संरचना हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय संविधान संघीय है, फेडरल है। लेकिन जब हम उसकी संरचना के बाद देखते हैं कि वास्तव में दिखाई तो देता है, मान लो एक परिवार है, एक घर है, घर के अंदर संरचना ऐसी बनाई गई है कि 3 किचन बना दिए गए, ठीक है, 3 बेटे हैं, उनकी शादियां हो गई हैं, 3 बेडरूम बना दिए गए। अब जब आप जाते हो तो देखते हो कि नहीं, खाना तो सिर्फ एक ही किचन में बन रहा है, 2 किचन तो ऐसे ही बंद पड़े हैं, सब उसी किचन का बना हुआ खाना खा रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे कि व्यवस्था तो इन्होंने ऐसे की है कि सेपरेट रह सकें, लेकिन खाना एक किचन में बनता है, सब तीज त्योहार वो मिलकर बनाते हैं, खर्च जो है वो सब एक ही जगह जमा होता है। तो इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे? एकात्मक बोलेंगे। स्वभाव कैसा है? एकात्मक, यानी परिवार के किसी एक सदस्य से लड़ जाओ, दूसरे भी आ जाएं, तुमने क्यों हाथ लगाया? तो प्रकृति यानी कैसी दिखाई देती है? एकात्मक। तो संविधान की हमारी जो संरचना तो दिखाई दे रही है कि सब अलग अलग हैं, लेकिन ये सब दिखावा है। वास्तव में केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी हैं राज्यों की तुलना में, और ऐसी सिचुएशन भी बनाई है, ऐसी परिस्थितियां भी बनाकर रखी गई हैं कि केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा हो जाएं। अगर कोई राज्य नहीं मानता है तो राष्ट्रपति शासन लगा दो, फिर तो क्या करोगे? सरकार ही खत्म हो जाएगी तुम्हारी, है ना। तो ऐसे करके हम क्या कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संरचना में संघीय और भावना में एकात्मक, या इसकी प्रकृति या इसका स्वभाव एकात्मक। दूसरे शब्दों में इसे हम अर्धसंघात्मक बोलेंगे। फिर पूछा जाता है कि बताओ भारतीय संविधान को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा? एकात्मक कहा, संघात्मक कहा, अर्धसंघात्मक कहा? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बोलते थे कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से संघात्मक है। सिर्फ इनका मानना है कि ये पूर्ण रूप से संघात्मक है, फेडरल। याद रहेंगे ये पॉइंट, ठीक। संविधान लिखित भी होते हैं और अलिखित भी होते हैं। लिखित संविधान सबसे पुराना विश्व में अमेरिका का है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश का। हमारी उपलब्धि है, कॉपी कर करके इतना बड़ा बना दिया कि अब समझ ना आता कि कौन सा चैप्टर हटाएं इसमें से कौन सा। और अलिखित संविधान विश्व में सबसे पुराना ब्रिटेन का है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक। तो ऐसे करके कभी भी आता है, ये क्वेश्चन आता रहता है जनरली कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का। ये संविधान की जनरल इंफॉर्मेशन थी। ये इंफॉर्मेशन हमें वहां भी काम आएगी, प्रीलिम्स में भी पूरी यूनिट में जुड़ती है, और पेपर 2A में भी आएगी। पेपर 2A की शुरुआत होती है, उसमें लिखा है संविधान सभा। तो संविधान सभा के बारे में जो अधिनियम है अंग्रेजों के समय के, उनसे प्रश्न आते हैं। अधिनियम मतलब जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो उन्होंने अपने कार्यों को कंट्रोल करने के लिए, भारतीय लोगों पर बंधन बनाए रखने के लिए कुछ समय समय पर कई कानून बनाए।
उन सारे कानूनों को हमें रटना है, समझना है, याद रखना है। तो यहाँ से अब शुरू करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, और जब देश आज़ाद हो गया तब तक के कानून पढ़ेंगे। ये 2 जगह आपको मिल जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो उसमें भी ये पढ़ देते हैं, और पॉलिटी में तो पढ़ते ही। तो आज तक का वो सब इंफॉर्मेशन याद कर लेना। ये वीडियो अवेलेबल रहता है तो दोबारा तिबारा जितनी बार देखना है सुन लेना, ठीक। और ये कल इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक आपकी कोई डाउट है, कुछ समस्या है?